अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है हम देखते हैं। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है माइक्रोस्कोप की। ठीक है, यानी कि जो बहुत लेटेस्ट जो फॉर्म है, एडवांस्ड फॉर्म है, वो हमारे पास कौन सी माइक्रोस्कोप है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, हम इसकी बनावट देखते हैं तो वो किस तरह से है कि ऑब्जेक्ट्स एंड लेंसेज प्लेस्ड इन वैक्यूम चैम्बर एंड यूज़ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स और जो लेंसेज होते हैं उनको हम कहाँ पे रखते हैं? वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखते हैं और हम यूज़ क्या करते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, अपने स्पेसिमेन को देखने के लिए। लाइट माइक्रोस्कोप में हमने क्या यूज़ किया था? लाइट यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करेंगे। इसकी हम वर्किंग देखते हैं अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो वो किस तरह से काम करती है। इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू और रिफ्लेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट और मेक एन इमेज। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम गुजारते हैं किसी भी चीज़ के अंदर से। ठीक है, या फिर रिफ़्लेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से। ठीक है, और एक इमेज बनता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ये उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन्स गुजारे जा सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिफ़्लेक्ट होके आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसके ये वर्किंग होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ठीक है, और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजरते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। जब हम उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को रिफ़्लेक्ट करवाते हैं तो हमें उसकी सरफेस का इमेज जो है वो अपने स्क्रीन, कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर या फिर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर मिल जाता है, तो हम उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो अगर उसमें देखें तो हम लेंसेज कौन से यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम कौन से लेंसेज यूज़ कर रहे थे? लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम यूज़ करते थे ग्लास लेंसेज, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम कौन से यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज़ करते हैं। किस लिए? टू इनलार्ज एंड फोकस इमेज ऑन स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, स्क्रीन या फिर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर इनलार्ज करने के लिए या फिर फोकस करने के लिए इमेज को हम कौन से लेंसेज यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। अब वहाँ पे हम कौन से लेंसेज यूज़ कर रहे थे? लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंसेज यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और ये देखिए हम बात हो रही है स्क्रीन के ऊपर या फिर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जो है वो इसको किया जाता है फोकस। इसमें हम अपनी आई को यूज़ नहीं कर सकते, अपनी आँख को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रही है जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इसकी नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिजॉल्विंग पावर, यानी कि ये कितने छोटे ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश करके अलग-अलग करके हमें दिखा सकता है। ठीक है, तो इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो है 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10 लाख मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास रिजॉल्विंग पावर जो है वो इतनी आ जाती है। और ये रिजॉल्विंग पावर कितनी ज़्यादा है लाइट माइक्रोस्कोप से? 1000 फोल्ड इम्प्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप से 1000 फोल्ड्स ये जो है इम्प्रूव की हुई हुई है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी मैग्नीफिकेशन पावर देखते हैं तो मैग्नीफिकेशन इसकी पावर जो है वो क्या है? मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अबाउट 2,50,000 टाइम्स, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना हमारे पास उसका साइज़ है उससे 2,50,000 गुना ज़्यादा उसको बड़ा करके हमें दिखा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अगर हम देखते हैं इसको, अगर हम स्पेशल कंडीशंस के नीचे देखते हैं। ठीक है, स्पेशल कंडीशन में इसको रखते हैं तो हम और भी छोटे जो
छोटे जो हमारे पास एटम्स और मालिक्यूल्स वगैरह हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एटम्स हैं, सेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं सेल की, इवन के मालिक्यूल्स हैं, जैसे कि हमारे पास डीएनए मालिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मालिक्यूल्स होते हैं, हम इनको भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स हैं, वो देखते हैं हम। ठीक है, 2 टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि राइट डाउन अबाउट द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, या फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप्स कौन सी हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको TEM से भी जो है वो जाहिर किया जाता है। उसके बाद स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम SEM से भी जाहिर करते हैं। ठीक है, कहीं पर भी SEM लिखा आ जाए या TEM लिखा आ जाएगा तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि किसकी बात हो रही है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, और यहाँ पे किसकी हो रही है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिटेल देखें तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू स्पेसिमन। स्टार्ट में हमने जनरल पढ़ा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में कि इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पास भी होते हैं, या तो पास करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करवाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से। अब जो ट्रांसमिशन नेम इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, गुजरते हैं किसी भी स्पेसिमेन के अंदर से। ठीक है, और जो इसको हम यूज़ करते हैं किस लिए, यूज़ टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से जब गुजरते हैं तो इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मेटल कोटेड सरफेस, और यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं, मेटल कोटेड सरफेस से, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर या फिर स्क्रीन के ऊपर आते हैं। ठीक है, जो इमेज बनाते हैं आके, तो यहाँ पे किसी भी उसके ऑब्जेक्ट के या स्पेसिमन के अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं गुजरते, बल्कि सिर्फ उसकी सरफेस जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाते हैं। यूज़ टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेसेस, यानी कि इसको अब हम यूज़ किस लिए करते हैं, सेल की सरफेस के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें देखा था कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए उसे यूज़ करते हैं, लेकिन इसको किस लिए यूज़ करते हैं, सरफेस को। ठीक है, सेल की सरफेस को का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने के लिए। अगर हमारे पास साइड बॉक्स दिया हुआ है उसमें लिमिटेशंस बताई हुई हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ठीक है, मैं ट्रांसमिशन या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सिर्फ बात नहीं हो रही, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा था कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखते हैं। वैक्यूम के चैम्बर वो चैम्बर होता है जिसके अंदर से सारी की सारी हवा जो है वो खारिज की गई होती है। ठीक है, उसमें से हवा निकाली गई होती है, और जो हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस हैं और उनके लिए तो हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इसकी लिमिटेशंस यही हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, कैन नॉट यूज टू स्टडी द लाइफ प्रोसेसेस लाइक अमीबा, मूवमेंट ऑफ अमीबा। ठीक है, यानी कि इसमें जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस के लिए हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते वक्त हमें अपने ऑब्जेक्ट को एक वैक्यूम चैम्बर में रखना पड़ता है। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को एक वैक्यूम चैम्बर में रख देंगे जहाँ पे हवा मौजूद नहीं है, तो हम कभी भी उसके लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि वो डेड हो जाएगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमने जो अमीबा की मूवमेंट है अगर हमने वो चेक करनी है तो वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं कर सकते, उसके लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, जो कि था लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।